हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसमें 4 पार्ट हैं: हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस। उसमें मूल विधि और संविधान मेजर पार्ट है उसके। मूल विधि में आज हम मूल विधि के एक टॉपिक के बारे में आपको चर्चा करेंगे। उस पर उससे संबंधित जो फैक्ट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे। मूल विधि में बहुत से एक्ट हैं, बहुत सी धाराएं हैं। पहले आईपीसी चलती थी, सीआरपीसी चलती थी, लेकिन अब आईपीसी सीआरपीसी ख़त्म हो गई है। उसकी जगह पर बीएनएस और बीएनएसएस आ गया है, मतलब भारतीय न्याय संहिता आ गया है। लेकिन आज हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात न करके एक्ट, तो कई एक्ट है महिलाओं संबंधी, उसमें सिलेबस में आपके दिया हुआ है भी महिलाओं संबंधित जो एक्ट हैं उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी एक्ट से में सबसे छोटा एक्ट जो है वहीं से आप शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं समय को न गंवाते हुए। सबसे पहले आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम को ही शुरू करते हैं। एक सेकेंड, PDF हो जाएगा। चलिए देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये सन 1961 में बन के तैयार हुआ था। कब बन के तैयार हुआ था? सन 1961 में। और इसके लिए आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के ऐसा एक्ट है जिसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। और नॉर्मल कोई एक्ट होता है, पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे और वो एक्ट बन जाता है। लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। ये जनरली कॉमन सेंस बात है, आपको इसे बता दिया जा रहा है, उसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह अधिनियम जो है 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ था, लेकिन 2019 से जब से वहाँ से आर्टिकल 354 हट गया है तब से पूरे भारत में लागू हुआ है और अभी पूरे भारत में लागू हो गया है। इसमें कुल 10 धाराएँ हैं। कितनी धाराएँ हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएँ हैं। तो इसमें कुल 10 धाराएँ हैं, आपको याद रखना है। 10 धाराएँ, बहुत छोटा सा एक्ट था। तो वो आज पहला दिन है तो हम लोग हमने सोचा कि चलिए सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम से ही शुरू किया जाता है। तो 10 धाराओं देखते हैं। 10 धाराएँ आपके सामने लिखी हुई हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन अगर दहेज प्रतिषेध अधिनियम से पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। जैसे धारा 1, चाहे जितने एक्ट हैं उसमें समय पहले में धारा 1 में धारा की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य क्या है। दूसरे में परिभाषाएं दी गई कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंदर कि दहेज किसको कहा जाएगा, किसको नहीं कहा जाएगा। इसकी परिभाषाएं दी गई कि दहेज में किसको माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, किस वस्तु को दहेज माना जाएगा, किस वस्तु को दहेज नहीं माना जाएगा। इन सब की परिभाषाएं धारा 2 में दी गई। धारा 3 हमें यह बताता है दहेज लेने व देने पर दंड। ये नहीं है कि आप केवल ले रहे हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, जो दे रहा है वो भी दंडित किया जाएगा। धारा 3 में स्पष्ट कहा गया है कि जो दहेज को लेता है या जो दहेज को देता है, दोनों दंड के भागीदार हैं, दोनों को दंड दिया जाएगा। और इसमें दंड कितना है? इसमें दंड है 6 माह से 5 वर्ष तक का, 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना। जुर्माना पहले कितना था? जब 1961 में बना गया था तब जुर्माना 15,000 रुपये या दहेज की राशि जो ज़्यादा हो सकती है अथवा दोनों। मतलब कहने का मतलब ये है कि धारा 3 के तहत यदि आप दहेज को लेते हैं या दहेज को देते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। कितना दंडित किया जाएगा? 6 माह या 5 वर्ष का कारावास। 6 माह से ज़्यादा होगा या 5 वर्ष से कम होगा। 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास होगा या 15,000 या दहेज की राशि जो ज़्यादा हो जुर्माना। ये ऐसा क्यों लिखा गया कि 15,000 और दहेज की राशि जो ज़्यादा होगा वो जुर्माना देना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जब सन 1961 में ये एक्ट बना था तो 15,000 रुपये की राशि बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अब जैसे समय आया उसे 15,000 की वैल्यू कम हो गई। अगर केवल 15,000 का जुर्माना कर देते उस समय तब तो आदमी 15,000 का जुर्माना होता है, दहेज आदमी 15 लाख में ले रहा है। तो इसके लिए इसमें एक शब्द और आगे, एक सेंटेंस और आगे जोड़ दिया गया कि दहेज की राशि जो ज़्यादा हो, 15,000 रुपये या दहेज की राशि दोनों में जो ज़्यादा होगी वो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएसआई में पिछले साल पूछा भी गया था कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत
कितना दंड है। ऑप्शन ए दे दिया गया था कि 6 माह से 5 वर्ष सज़ा, ऑप्शन 2 15,000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन 3 6 माह 5 वर्ष सज़ा या 15,000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन 4 6 माह 5 वर्ष की सज़ा या 15,000 या दहेज ली गई राशि की अधिकतम जो होगी वो। तो दहेज 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा और 15,000 जुर्माना, या जो उस समय दहेज लिया या दिया गया होगा उसकी जो राशि होगी वो जुर्माना वो दंडित किया जाएगा। ठीक है। धारा 4 में बताया गया है दहेज मांगने पर दंड। यदि कोई दहेज को मांगता है, कहता है कि लिया नहीं है, अभी सिर्फ मांग रहा है कि फला आदमी समेत इतना दहेज मिल जाए तब हम ऐसी शादी करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, केवल मांगने पर ही दंड है। लेने देने पर तो धारा 3 में है, लेकिन केवल मांगने पर दंड धारा 4 में है। सिली क्वेश्चन है, आपको दिमाग से मिस हो सकती है कि धारा दहेज लेने देने का दंड तो 3 में है तो मांगने का भी 3 में हो जाएगा। नहीं है, धारा मांगने के लिए 4 में बताया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि अभी बेचारा दहेज तो लिया नहीं है, इसमें जो है सज़ा कुछ कम है, इसलिए जो है धारा 4 में दहेज मांगने पर ही दंड है। वो भी कितना दंड है? 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा या 10,000 रुपये जुर्माना। धारा 4 में क्या है कि 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा या 10,000 रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकता है। धारा 4 का में है दहेज का विज्ञापन करने पर भी दंड है। दहेज का विज्ञापन का मतलब जैसे आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आता है कि वैसे समाज में ये शादियाँ या फलाने समाज में ऐसी शादियाँ, कोई अपना इश्तिहार कहीं पेपर में निकलवा दिया है तो मेट्रो में कई साइट्स आ गई हैं, उस पर हो रहा है, आदमी प्रचार कर रहा है। यदि आप किसी मेट्रो मीडिया साइट, सोशल साइट या न्यूज़पेपर, अखबार, पोस्टर किसी के माध्यम से दहेज का विज्ञापन करते हैं, दहेज का बढ़ावा देते हैं, तब आपको दंडित किया जाएगा। उसकी भी सज़ा 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा या 10,000 रुपये जुर्माना है। ये धारा 4 काम है। धारा 5 में है कि दहेज के लिए किया गया करार शून्य होगा। इसका मतलब आप समझिए कि धारा 5 कहना क्या चाह रहा है कि दहेज के लिए किया गया करार शून्य होगा। मतलब यह है कि आप जैसे दहेज, आपकी शादी तय हो गई, आपने कहा कि मुझे फला 15 लाख रुपये चाहिए तब हम शादी करेंगे। ठीक है। फिर आपकी शादी, जब आप वहाँ बारात लेकर पहुँचते हैं, लड़की वाले कहते हैं भाई हम पैसा नहीं देंगे, दहेज नहीं देंगे, तब आप इसके लिए कहीं कोर्ट में जाकर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमारा इनका जो है 15 लाख रुपए पे आपसे समझौता हुआ था, अभी हमको जो है उसका करार को मान नहीं रहे। कोई करार, दहेज करार नल एंड नाइट होगा, वो करार शून्य माना जाएगा। दहेज संबंधित किया, पहले तो आप दहेज लेना देना ही दंड है। मान लीजिए आप करार कर लिए हैं और वो बाद में नहीं दे रहा है, तब आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए दहेज संबंधी किया गया करार शून्य होगा। धारा 5 में। धारा 6 में है कि दहेज में प्राप्त राशि या तो उसी लड़की की अथवा उसके वारिस को मिलेगी। इसका कहने का मतलब यह है कि आपने दहेज ले भी लिया है तो दहेज में उसको जो कुछ मिल गया है उस पर स्वामित्व सिर्फ उस लड़की का होगा अथवा उसके वारिस को होगा और किसी का स्वामित्व नहीं होगा। ये धारा 6 में कहा गया है। धारा 7 में कहा गया है कि दहेज संबंधी अपराध का संज्ञान लेना। ये संज्ञान लेने का मतलब यह है कि जो जिले में दहेज प्रशिक्षण अधिकारी होते हैं, वो जो मजिस्ट्रेट लोग होते हैं, अगर उनको कोई सूचना देता है कि फला जगह पे दहेज संबंधी चीज़ें हो रही हैं या दहेज संबंधी वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, तो उन अपराधों को संज्ञान में लेंगे। धारा 7 से संज्ञान, धारा 7 से 7 ऐसा भी रेट करके अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि धारा 7 में संज्ञान है, तो मतलब अपराधों का संज्ञान लेना, दहेज संबंधी अपराध का संज्ञान लेना। धारा 8 में यह है कि अपराध जो होगा वो संज्ञेय होगा, अजमानती होगा और असमनीय होगा। मतलब जो दहेज प्रशिक्षण नियम के तहत यदि आप कोई अपराध करते हैं तो वो अपराध क्या होगा? संज्ञेय अपराध माना जाएगा और अजमानती होगा और असमनीय होगा। अजमानती का मतलब तुरंत आपको जमानत नहीं दी जाएगी, इसके लिए आपको हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी, और ये अजमानती होगा, असमनीय होगा। ठीक है। ये किस धारा में बताया गया है? धारा 8 में बताया गया है। धारा 8 का में बताया गया है दोष सिद्ध का भार। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ है, जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाया हुआ है, उसको सिद्ध करने का पूरा भार जो एलिगेशन लगाया है उसका होगा। धारा 8 खा में है कि दहेज प्रशिक्षित अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि दहेज प्रशिक्षित अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है? राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों करती है या जिला अधिकारी करता है? तो आप ऑप्शन में टिक करेंगे राज्य सरकार। हर राज्य में, हर जिले में एक दहेज प्रशिक्षित अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। धारा 8 खा में लिखा हुआ है। धारा 9 में यह है कि दहेज प्रशिक्षण संबंधी दहेज प्रशिक्षण अधिनियम में कोई एक्ट और कोई सुधार ले आना है, कोई उसमें सुझाव करना है या कोई नियम बनाना है, तो धारा 9 ये कहती है कि राज्य सरकार अपने स्तर से नियम बना सकती है।
और धारा 10 ये कहती है कि केंद्र सरकार नियम बना सकती है। केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि दहेज प्रतिषेध नियम में कुछ सुधार करना चाहिए या कुछ नए नियम है उसमें ऐड करना चाहिए, कुछ सजाएँ बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, ये धारा 10 के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार कर सकती है और धारा 9 के अकॉर्डिंग राज्य सरकार कर सकती है। तो ये 10 धाराएँ हैं, आपको याद हो गई होंगी। चलिए एक बार फिर से शास्त्रीय निकास देख लेते हैं। आप एक पेन कापी लिए होंगे, अपने आप से लिख लेंगे तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। पहले सबसे पहले एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया? 1961 में आया। पूरे भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1961 से पूरे भारत में लागू हो गया है अब। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 1 में क्या है? धारा 1 में राज्य की परिभाषा है। धारा 2 में क्या है? धारा 2 में परिभाषाएँ हैं कि दहेज क्या है, दहेज की परिभाषा क्या है, धारा 2 में बताई गई है। धारा 3 में बताया गया कि दहेज लेने व देने पर दंड है। दंड कितना है? 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा या 15,000 रुपये जुर्माना, या जो दहेज ली गई राशि है वो जितनी हो अधिकतम दहेज ली गई हुई राशि वो अथवा दोनों। धारा 4 में क्या है कि दहेज मांगने का दंड, यदि आप मांग लिया दहेज तब भी आप दंड के भागीदार हो गए। धारा 4 ऐसा कहता है कि दहेज मांगने पर दंड, उसमें कितना है? 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा या 10 वर्ष जुर्माना या दोनों। धारा 4 का में क्या है? दहेज का विज्ञापन नहीं करेंगे। यदि कोई दहेज का विज्ञापन करता है तो वो भी दहेज दंड का भागीदार होगा, उसमें भी 6 माह की सज़ा, 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा तो 10,000 रुपये जुर्माना होगा। धारा 5 में कहा गया दहेज के लिए किया गया करार शून्य होगा। धारा 6 में कहता है कि दहेज में जो आपको राशि मिली, यदि आपको दहेज में कोई वस्तु मिली है तो उस पर अधिकार सिर्फ लड़की का होगा अथवा उसके वारिस का होगा। धारा 7 से आप ऐसे रेट कर सकते हैं। 7 में सा आ रहा है, सा में संज्ञान आ रहा है। मैंने धारा 7 में क्या है कि दहेज संबंधी अपराध को संज्ञान में लेना, किया गया अपराध को संज्ञान में लेना, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान में लेना। धारा 8 में कहा गया है कि ये अपराध जो होगा संज्ञेय होगा, अजमानती होगा और असमनीय होगा। धारा 8 का में क्या कहा गया है कि जो दोष सिद्ध का भार होगा, जिसने एलिगेशन लगाया होगा उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ दहेज इन्होंने लिया है, इन्होंने नहीं लिया है, ये दोष सिद्ध का भार होगा। धारा 8 में बताया गया है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और किस धारा के अंतर्गत करती है? धारा 8 के अंतर्गत करती है। धारा 9 में बताया गया है कि राज्य सरकार नियम बना सकती है। धारा 10 में केंद्र सरकार नियम बना सकती है। आप इसको दिमाग से भूल रहे हैं कि राज्य सरकार पहले आके पहले केंद्र सरकार, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं पहले हम राज्य में रहते हैं तो पहले 9 आया, पहले राज्य में रहते हैं, मतलब 9 का संबंध राज्य से, मतलब धारा 9 राज्य, धारा 9 राज्य, धारा 10 केंद्र, उसके बाद राज्य बाद केंद्र, अंतिम में कौन आता है? सबसे लास्ट में केंद्र आता है। सबसे पहले लास्ट में केंद्र चला गया, धारा 10 केंद्र। इस प्रकार जो है आप दहेज प्रतिषेध नियम से संबंधी आपको याद हो गया होगा। एक बार आप रिपीट कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इस एक्ट के संबंधित जो आपको क्वेश्चन आएगा वो आप जरूर सॉल्व कर देंगे। कैसे लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दूसरा नियम लेकर हम आएंगे, फिर आपको उसमें भी कैसा फीडबैक हो आप जरूर बताइएगा। पहला वीडियो है, अगर कोई इसमें मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।